हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में हुंडई के द्वारा दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपिका पादुकोण कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, यह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, हुंडई के लिए इससे पहले शाहरुख खान और हार्दिक पांड्या जैसी सेलिब्रिटी भी एम्बेसडर के रूप में काम कर रही हैं। बात करें अगर हम हुंडई मोटर कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1967 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हुंडई किस देश की कंपनी है, तो यह कोरिया देश की कंपनी है, यानी साउथ कोरिया की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में इसका हेडक्वार्टर है। बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम बंगाल के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली बने हैं। एसबीआई के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? MS धोनी को। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। इसी प्रकार से मोबिल के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? तो एक्टर राजकुमार राव अभी हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। आईसीसी के द्वारा विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर जी को। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना को हर्बा लाइफ न्यूट्रिएंट्स इंडिया के द्वारा भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। त्रिपुरा पर्यटन और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणबीर कपूर। इसके अलावा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। पीडीएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, लूसेंट जीके किंग सीरीज का पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का पीडीएफ और मैराथन क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो ई बुक आपको दोनों माध्यम में मिल जाएगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अरविंद पनघड़िया। तो अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया है। अरविंद पनघड़िया इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। जब 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था तो उस समय नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं वित्त आयोग में। तो ऋत्विक रंजनम पांडे को वित्त आयोग का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, चाहे वो चेयरमैन हो या कमीशन के दूसरे सदस्य हों, इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो 31 अक्टूबर 2025 तक। इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। बात आई है वित्त आयोग की, यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों, यह केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इस बात की देखरेख करना इसका काम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष या चेयरमैन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है?
अरुण कुमार मिश्रा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा जी। भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा के बारे में आप याद रखिएगा कि वह भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया है कि वह ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने एक दिन और डिस्कस किया था कि ओपेक संगठन से कौन सा देश अलग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अंगोला। यानी अंगोला ओपेक संगठन से अभी हाल ही में अलग हुआ है। और अब ब्रिक्स संगठन से कौन अलग हुआ है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उनके द्वारा ब्रिक्स के नेताओं को एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। 1 जनवरी 2024 को अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होना था, लेकिन अब अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं होगा। दोस्तों, बात आई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा एक शब्द दिया गया था, उसका नाम था ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना को शामिल किया गया था। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है ये 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। तो ब्रिक का पहला समिट कब हुआ था? 2009 में। कहाँ हुआ था? रसिया में। फिर इसके बाद 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। फिर ये ब्रिक्स बन जाता है। दोस्तों, ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में एक बैंक का गठन किया जाता है, बैंक की स्थापना की जाती है और इस बैंक का नाम क्या रखा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की है, तो ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना की है। बात आई है अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। कैपिटल क्या है इसकी? ब्यूनस आयर्स। और करेंसी क्या है? अर्जेंटीनी पेसो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश। राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। दोस्तों, अर्जेंटीना के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, उनका नाम क्या है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के बारे में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? उन्हें अभी हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार प्राप्त हुआ है 8वीं बार। और अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा विश्व कप भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जिससे ये कहा गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो अगर हम बात करें वर्ष 2023 के वित्त वर्ष की, तो इसमें 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन हुआ है और इसके अलावा 121.29 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन हुआ है। 2008 के बाद इस्पात के उत्पादन में 75% की वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन है? तो वो है चाइना। चलिए डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यह भारत में इस्पात उत्पादन करने वाला एक उद्यम है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश और यह एक सरकारी निकाय है और यह एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों, यह सरकार के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रांसुआ बेटनकोर्ट माइज। तो फ्रांस की है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट माइज। तो वह 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों, ये जो आंकड़ा है ये किसने पेश किया है? ब्लूमबर्ग ने। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार माइज की जो कुल संपत्ति है वो है 100.1 अरब डॉलर की। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो फ्रांसुआ बेटनकोर्ट माइज हैं ये टी-थाइस कंपनी की चेयरपर्सन भी हैं। चलिए 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई है और इसमें जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसकी रैंक क्या है? 220।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 7वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 80। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 161। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 126। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 67। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 108। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे का कौन सा स्थान है? 149वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 50। तो अभी हाल ही में इसरो के जो चेयरपर्सन है एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि इसरो अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए काम आएंगे। ये उपग्रह सेना के लिए उपयोग किए जाएंगे, यानी यह एक मिलिट्री सैटेलाइट होंगे। दोस्तों, ये उपग्रह हजारों किलोमीटर के दायरे में गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। मिलिट्री सैटेलाइट की बात करें तो यह एक जासूसी सैटेलाइट होते हैं जो रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। बात करें अगर हम इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इसरो के द्वारा 2023 में कुछ प्रमुख मिशन लॉन्च किए गए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गगनयान का पहला उड़ान परीक्षण कब किया था? 21 अक्टूबर 2023 को। किस प्रक्षेपण यान से किया था? TVD-1 से। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा? 2 सितंबर 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C57 से। और DSSAR मिशन को लॉन्च कब किया था? 30 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था? PSLV C56 से। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LVM-3M4 से। NVS फर्स्ट को कब लॉन्च किया था? मई 2023 में। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसी प्रकार से TELIOS-2 मिशन को लॉन्च किया था अप्रैल 2023 में PSLV C55 रॉकेट से। OneWeb India 2 को कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2023 में। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M3 से लॉन्च किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण मिशन है इसरो के, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा लखवीर सिंह लांडा। तो लखवीर सिंह लांडा को अभी हाल ही में UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। और ये अधिसूचना किसने जारी की है? गृह मंत्रालय ने। दोस्तों, लखवीर सिंह लांडा की बात करें तो वह कनाडा में स्थित एक अपराधी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख है। गृह मंत्रालय के द्वारा जो बयान जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि लखवीर सिंह कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों से संबंध रखता था, इसलिए उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। बात आई है यहाँ पर UAPA की। तो दोस्तों, UAPA कानून 1967 में लागू किया गया था और यह एक आतंकवाद विरोधी कानून है, यानी भारत की अखंडता, संप्रभुता के लिए अगर कभी खतरा पैदा होता है तो उसके खिलाफ कौन सा कानून लगाया जाता है? UAPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होगा? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन शुरू किया जाएगा। अंडर वाटर पर्यटन का मतलब ये है कि जो पर्यटक होंगे उन्हें पानी के अंदर ले जाया जाएगा। तो पर्यटकों को पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र में 100 मीटर नीचे गहराई तक ले जाया जा सकेगा, जिसके माध्यम से जो पर्यटक होंगे वो समुद्री जीवन का पता लगा सकेंगे, यानी कि समुद्री जीवन को भी वो नीचे देख सकेंगे। और प्रत्येक पनडुब्बी में 24 पर्यटकों को ले जाया जाएगा। बात आई है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। कैपिटल क्या है इसकी? गांधीनगर है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया है।
तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि कोई लकड़ी भरा कोई ट्रक है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो पहले वो जिस राज्य से चला है वहां से पास बनवाना पड़ेगा, और फिर जिस राज्य में वो प्रवेश करेगा वहां भी उसको पास बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया गया है, इसमें एक पास बनेगा और ये पास सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, यानी कि उस ट्रक को अब बार बार पास नहीं बनवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सुविधा शुरू की गई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में कितनी बढ़ोतरी की है? आंसर हो जाएगा 0.2%, यानी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसकी ब्याज दर में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। सुकन्या स्कीम की ब्याज दर पहले 8% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% थी, लेकिन अब इसमें 0.2% की वृद्धि कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2015 में शुरू की गई थी, और यह जो योजना है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक पार्ट के रूप में लॉन्च की गई थी। दोस्तों, यह योजना बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत जीपीटी डेवलप कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मौत हुई है? 204। भारत सरकार, असम सरकार और किस संगठन के बीच शांति समझौता हुआ है? तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ। 12वें दिव्य कला मेले 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सूरत में। डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री बने हैं? चाइना। अभय हस्तम कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जगदीप धनखड़ को। किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को कैद में बदल दिया है? आंसर हो जाएगा कतर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियों को डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस झील से इसका उद्गम होता है? तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है अमेजन नदी, तो यह ब्राजील में बहती है और यह एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू से। वोल्गा नदी रसिया में बहती है और ये बोल्गाई पर्वत से निकलती है। राइन नदी जर्मनी में बहती है और यह आल्प्स पर्वत से निकलती है। डैन्यूब नदी जर्मनी सहित 5 देशों में बहती है और यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। सीन नदी की बात करें तो यह फ्रांस में बहती है और यह मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र से निकलती है। पो नदी इटली में बहती है और यह अल्पस पर्वत या आल्पस पर्वत से निकलती है। टाइबर नदी की बात करें तो यह इटली में बहती है और यह एपेनाइन्स पर्वत से निकलती है। तो ये है विश्व की कुछ प्रमुख नदियां। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 15 जनवरी। तो सभी लोगों ने इसका आंसर 15 जनवरी बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।